हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम सब लोग फिर से डिस्कशन में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। आज जो हम सब लोग डिस्कशन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, जो आज हम सब लोग एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त कर देंगे डिस्कशन में। आज जो हम सब लोग डिस्कशन करेंगे पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत का वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और राजपूत काल को पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। दक्षिण भारत का मतलब सारा कुछ आज खत्म। हाँ, उसके बाद हम सब लोग मेडाइवल में जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जो भी पिछले हम सब लोग एंशिएंट हिस्ट्री का 3 या 4 वीडियो बना चुके हैं, आप सब लोग पूरा देखिए और कंफर्म है कि पूरा याद हो जाएगा और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन पुष्यभूति वंश। देखिए, पुष्यभूति वंश का ये स्थापना किसने किया था? नरवर्धन ने किया था। नरवर्धन ने किया था। लेकिन इस वंश का महान शासक कौन था? प्रभाकर थे, जिसका प्रभाकर वर्मन। हाँ, अच्छा ये बताइए, पुष्यभूति वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किसकी रचना से मिलती है? बाणभट्ट की रचना। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र और चीनी बौद्ध। देखिए, हम बताते हैं, हर्षचरित्र एवं चीनी बौद्ध ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से मिलता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन? हर्षवर्धन। जो कि हर्षवर्धन ही पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था और इसी के बारे में पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताइए, इसका कार्यकाल कितना से कितना था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक कैलेंडर जारी किया। कौन कैलेंडर? हर्ष संवत, जो कि 606 ईस्वी में जारी किया। ठीक है। ये बताइए, हर्षवर्धन के दरबार में कई विद्वान रहते थे और ये खुद एक विद्वान, मतलब कि एक हर्षवर्धन जो खुद विद्वान शासक था, इसने कुछ रचना किया। इस रचना का नाम बताइए। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसकी रचना, हर्षवर्धन की रचना कौन कौन है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये पूछता है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ये बाणभट्ट। ठीक, रुक जाइए, बाणभट्ट थे। ये क्या लिखा था? हर्षचरित्र लिखे थे, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक। देखिए, बाणभट्ट का जो रचना था, हर्षचरित्र, कादम्बरी और पार्वती परिणय एवं चंडी शतक, इसकी रचना था। अच्छा, हर्षवर्धन के काल में कोई चीनी यात्री आया हुआ था, उसका क्या नाम? ह्वेनसांग आया हुआ था। ठीक है। इसकी ह्वेनसांग की यात्रा विवरण क्या है? CU की। ये सब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्या है? CU की। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हर्षवर्धन के शासक बनते ही पहला विद्रोह बंगाल में गौर वंश के शासक किसके द्वारा किया गया? शशांक। किसके द्वारा? हर्षवर्धन जैसे ही शासक बना तो पहला विद्रोह शशांक के द्वारा हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ कि विजित हुआ? विजित हुआ। नहीं, हर्षवर्धन पराजित हो गया। हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया उसको। किसको? शशांक को पराजित कर दिया हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन विजय हो गया। ठीक है। ये बताइए, हर्षवर्धन का दूसरा अभियान कहाँ हुआ था? दूसरा अभियान, पहला तो बंगाल के गौर में हुआ था, दूसरा असम में हुआ था, भास्कर बर्मन के खिलाफ। इसमें भी हर्षवर्धन क्या हुआ? विजयी हो गया। देखिए, पहला कहाँ हुआ? पहला हुआ बंगाल में गौर वंश के शासक शशांक के द्वारा, जिसमें कि हर्षवर्धन विजय हुआ, और दूसरा असम में हुआ, भास्कर बर्मन के खिलाफ, जिसमें कि विजय हो गया। अच्छा ये बताइए, हर्षवर्धन के काल में दक्षिण भारत के एक राजा जो है इस पर आक्रमण किया था, उस राजा का नाम बताइए। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। पहला ऐसा शासक था जो कि हर्षवर्धन को पराजित किया, वो दक्षिण से आके उत्तर में जाकर पराजित किया हर्षवर्धन। ये पुलकेशिन द्वितीय। इस तरह चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत के किसी भी शासक को पराजित किया। कौन था वो? पुलकेशिन द्वितीय था। अच्छा ये बताइए, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने की जानकारी किस अभिलेख से? एहोल प्रशस्ति अभिलेख से। कौन अभिलेख से? मतलब कि हर्षवर्धन को पराजित किया पुलकेशिन द्वितीय ने, इसका कहाँ से प्रमाण मिलता है? किस अभिलेख से? एहोल प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हर्षवर्धन के काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हर्षवर्धन जो है काल में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग को महामोक्ष परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हाँ, उसी में ना विद्रोह कर दिया था।
अच्छा, हर्षवर्धन जो है ना कन्नौज की तुलना कहाँ से, किस नगर से किया था? पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र नगर से किया था। अच्छा, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो गया था ये बताइए? 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम सब लोग हर्षवर्धन को मार दिए और हर्षवर्धन खत्म हो चुका है। अब हम सब लोग दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करते हैं। दक्षिण भारतीय राजवंश की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है। इस वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कौन कवि बताता है? कवि हाल की रचना है जो कि गाथा सप्तशती से मिलती है। किससे मिलती है? गाथा सप्तशती से दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। गाथा सप्तशती। हाँ, उस कवि का नाम बताइए क्या? हाल है, जिसकी रचना है गाथा सप्तशती, ठीक है। अच्छा, सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया। सिमुक के द्वारा किया गया था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बसाया था? तगर को। अच्छा, ये बताइए, बाद में सिमुक के बाद इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन बना? सातकर्णी प्रथम, ठीक ना। साथ ही प्राकृतिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया, ठीक ना। और ये क्या क्या प्राकृतिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया। तो सबसे पहले इसका स्थापना कौन किया था? सिमुक के द्वारा। ये अपना राजधानी कहाँ बसाया था? तगर बसाया था। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक कौन आया था? ये सातकर्णी प्रथम। अगला सबसे महत्वपूर्ण शासक आया था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अच्छा, इन्होंने अभिलेख में 3 समुद्र का विजेता कहा गया। इनको अभिलेख में 3 समुद्रों का विजेता किसको कहा गया बताइए? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने दक्षिण भारत में वर्णाश्रय व्यवस्था लागू किया था। साथ ही अंतरजातीय विवाह पर रोक लगाया था। अच्छा, ये पूछेगा अंतरजातीय विवाह पर रोक किसने लगाया? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद अगला महान शासक कौन बनता है? विशिष्टिपुत्र पुल्लवामी। क्या था? विशिष्टिपुत्र पुल्लवामी, ठीक ना। अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान पर आक्रमण किया, जिसमें पुलवामी को पराजय हो गई, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के काल में भी शक शासक कौन था जो कि मतलब नाहपान ने प्रतिष्ठान क्षेत्र में आक्रमण किया था, ठीक है। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी बना। कौन बना? यज्ञश्री सातकर्णी। इनके मृत्यु के पश्चात सातवाहन वंश का अंत हो गया, मतलब समाप्त। सातवाहन वंश का काल समाज मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक। अच्छा, इसने कौन सिक्के जारी किया था? सिक्का। सिक्का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। शीशे का सिक्का जारी किया। ये जो है गाथा सप्तशती से इसका मिलता है जानकारी। कहाँ से? गाथा सप्तशती, जिसका रचना और जिसका स्थापना सिमुक ने किया था। इसकी राजधानी तगर था। इसके बाद सातकर्णी प्रथम आया। कौन आया? सातकर्णी प्रथम आया। इससे सातवाहन वंश का बताया। और अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी आया। उसके बाद विशिष्टिपुत्र पुल्लवामी आया, बस। और इसके बाद अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी, बस हो गया। और ये समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सातवाहन वंश में शीशा का सिक्का चला, बस हो गया, ठीक ना। कितना हो गया? अब बताइए, इसमें देखिए बादामी का चालुक्य, जैसे बतापी या बादामी का चालुक्य के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये इसका प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? जय सिंह थे। और प्रथम प्रतापी शासक पुलकेशिन प्रथम, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए, इस वंश का महान प्रतापी शासक कीर्तिवर्मन पुलकेशिन द्वितीय था, जिसके बारे में जानकारी एहोल प्रशस्ति अभिलेख से, जो कि हर्षवर्धन को हराया दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत के पहला शासक को। अच्छा, ये बताइए, पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष पल्लव वंश के शासक महेंद्रवर्धन द्वितीय से हुआ। अच्छा, इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ कि पराजय हुआ? पराजय हो गया। पुलकेशिन द्वितीय विजय प्राप्त किया, महेंद्रवर्मन पराजित हो गया। अच्छा, किंतु पल्लव की राजधानी कांची पर अधिकार न करके वह अपनी राजधानी वातापी लौट गया। क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय जो महेंद्रवर्मन को हराया, लेकिन वहाँ के कांची को अपना मतलब कि साम्राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन वो अपना क्षेत्र लौट गया, उसको हरा के, समझे। अच्छा, ये बताइए, वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोंड का उपाधि पूछेगा क्वेश्चन। वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है। तो हम बताते हैं, नरसिंह प्रथम था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और उसका पीछा करते वातापी तक आया। वातापी पर भी कुछ समय के लिए अधिकार करके वातापी कोंड का धारण किया। कौन किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोंड का धारण किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। याद हो गया? अच्छा, ये बताइए, इसके अतिरिक्त इन्होंने वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर के
दीवार पर अपना अभिलेख भी खुदवाया। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? विक्रमादित्य द्वितीय था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, इसने शासन काल में पुनः पल्लव वंश एवं चालुक्य वंश के बीच संघर्ष होता है, ठीक ना। विक्रमादित्य द्वितीय ने चालुक्य वंश की राजधानी की ओर मजबूत करना चाहा, जिसके कारण इन्होंने पल्लव राज पर आक्रमण कर दिया और इसकी राजधानी कांची पर अधिकार करके कांची कोंड की उपाधि धारण किया। पूछेगा कांची कोंड की उपाधि धारण किसने किया? और एक है वातापी कोंड की उपाधि नरसिंहवर्धन प्रथम। इससे इतना एक क्वेश्चन पूछता है, कांची कोंड की उपाधि किसने धारण किया? विक्रमादित्य द्वितीय। और वातापी कोंड का नरसिंहवर्मन प्रथम हो गया। अच्छा ये बताइए, चालुक्य वंश का अंतिम शासक बताइए। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके काल में दंती दुर्ग नामक गुलाम ने कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके चालुक्य वंश की स्थापना की, नया राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया। तो दंती दुर्ग जो है कौन वंश का स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश का। और किसकी हत्या किया था? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसका हत्या किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया। और ये क्या क्या था? चालुक्य वंश की स्थापना कर राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कर दिया, चालुक्य वंश को समाप्त कर देता, ठीक ना। अब हम पहले पल्लव वंश पढ़ लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक किसको कहा गया? सिंहवर्मा को कहा गया। सिंहवर्मा को। और अपने ये राजधानी कहाँ बसा है? कराची नहीं बोली, कांची। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मा और राजधानी कांची। अच्छा, सिंह विष्णु को और किस नाम से जाना जाता है? अवनी सिंह। क्या? अवनी सिंह बोलिए, अवनी सिंह। अच्छा, इसके दरबार में एक महान नामक विद्वान रहता था, महान भारवी। इसकी प्रमुख रचना बताइए। किराता जूनियम। क्या था भारवी का रचना? किराता जूनियम। क्या था? किराता जूनियम। और इसके दरबार, इसको और किस नाम से जाना जाता था? अवनी सिंह। किसको? सिंहवर्मा को। और सिंहवर्मा किसका संस्थापक था? पल्लव वंश। सिंहवर्मा को नहीं, सिंह विष्णु को। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को अवनी सिंह। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से। और पल्लव वंश का संस्थापक किसको था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मा। वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को अवनी नाम से जाना जाता था, ठीक ना। और इसके दरबार में एक कवि रहता था, भारवी। उसका रचना बहुत पूछता है कि भारवी किसके कवि थे? तो सिंह विष्णु के, जो कि पल्लव वंश के मतलब वास्तविक संस्थापक और भारवी का रचना क्या है? किराता जूनियम, ठीक है। अच्छा, सिंह विष्णु के मृत्यु के पश्चात पल्लव वंश का अगला शासक महेंद्रवर्मन प्रथम हुआ। हाँ, ठीक है। बस ये बताइए, महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया, जिसमें महेंद्रवर्मन प्रथम का क्या हुआ? विजय हुआ या पराजय हो गया? महेंद्रवर्मन पराजय हो चुका था पुलकेशिन द्वितीय से। अगला शासक नरसिंहवर्मन प्रथम बना। उन्होंने माल्लम की उपाधि धारण किया, ठीक ना। हाँ। अच्छा बताइए, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासन काल में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया, परंतु इस बार पुलकेशिन द्वितीय की हार हो गई। तो पूछेगा, पुलकेशिन द्वितीय की हार किससे हुई थी? नरसिंहवर्मन प्रथम से, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, नरसिंहवर्मन प्रथम वातापी पर अधिकार करके कौन सा धारण किया था? बताइए। वातापी कोंड। हाँ, एक था कांची कोंड। ये कौन धारण किया था? ये कांची कोंड, ये क्या नाम था? विक्रमादित्य द्वितीय। कांची कोंड विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है। ये बताइए, पहला महाबलीपुरम रथ का मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अच्छा ये बताइए, नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? नरसिंहवर्मन द्वितीय, जो कि अपना कौन उपाधि धारण? राज सिंह की उपाधि धारण। तो राज सिंह उपाधि कौन धारण किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। वातापी कौन का? नरसिंहवर्मन प्रथम। कांची कौन का? विक्रमादित्य द्वितीय। हाँ, इस तरह इसमें थोड़ा सा यही उपाधि पूछता है, कौन कौन उपाधि धारण किया, ठीक। अच्छा ये बताइए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक दस कुमार चरित्र अपराजित था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। क्या था? अपराजित। जिसे चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने हत्या कर दिया और पल्लव वंश को चोल वंश में मिला लिया। चोल वंश को मिला, पल्लव वंश को किसमें? अपना चोल वंश में मिला लिया, ठीक ना। अच्छा ये बताइए,
कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राज नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। और देखिए करवाया था। और इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जो कि 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखा। मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में एक विद्वान रहता था दंडी नामक जिन्हें 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक की रचना किया। ठीक ना? कुछ बोल? नहीं ठीक है। ठीक है। अच्छा, पल्लव वंश का अंतिम शासक? पल्लव वंश का अपराजित थे। अपराजित। इसका नाम है अपराजित, लेकिन ये पराजित हो चुका था किससे? आदित्य प्रथम। और इसका ये पल्लव वंश चोल वंश में मिला लिया। अच्छा, अब राष्ट्रकूट पर चलते हैं। ठीक ना? राष्ट्रकूट वंश। अच्छा, इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखा था? अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। अच्छा, ये बताइए दंती दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस अभिलेख? एलोरा का अभिलेख जो महाराष्ट्र का जो स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक, मानी राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम। महत्वपूर्ण शासक कृष्ण प्रथम। ठीक है। कृष्ण प्रथम किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। कृष्ण प्रथम शैव धर्म को मानते थे। अच्छा, कृष्ण प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया? एलोरा में कैलाश मंदिर का। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? पूछेगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे। दंती दुर्ग के बाद सबसे महान शासक बना था कृष्ण प्रथम। ठीक है। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा, ये बताइए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिवर्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? मतलब राष्ट्रकूट की ओर से। ध्रुव ने भाग लिया था। इस वंश का पहला शासक था जो कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना जी। पाल प्रतिहार में और इसमें राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार में कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कि राष्ट्रकूट की ओर से पहला शासक कौन था? ध्रुव था। ये पूछेगा, ये पूछता है ध्रुव था। कौन था? अच्छा, ध्रुव के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक अमोघ वर्ष था। ठीक है। इन्होंने कन्नड़ भाषा में मतलब एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम बताइए। कवि राजमार्ग नामक पुस्तक की रचना किया। ठीक है। अच्छा, इसके दरबार में एक प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते थे, उसका नाम क्या था? जिनसेन। किसके दरबार में रहते थे? ठीक है। अमोघ वर्ष के दरबारी मतलब जैन आचार्य रहते थे जिसका नाम था जिनसेन। क्या नाम था? जिनसेन। उन्हीं से प्रभावित होकर इसने जिन धर्म अपनाया था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रकूट राजवंश को किसका स्वर्ण काल? कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य। ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। और ये बहुत छोटे कंपटीशन वगैरह पूछते हैं। बहुत पूछता है। जिससे कि देखिए पूछ देगा कि कन्नड़ साहित्य का मतलब कि स्वर्ण काल किसे बोला गया? कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? हाँ, किसको? अगर पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो मुगल काल को जी। अगर फारसी का पूछेगा फारसी साहित्य का मुगल मतलब काल तो मुगल काल को ही। संस्कृत का भी बता दें। ये गुप्त काल का। ठीक है। और तू पूछेगा कन्नड़ का तो राष्ट्रकूट। तमिल का पूछेगा तो तमिल का हो जाएगा तेलुगु का केडीआर विजयनगर सम्राट जी। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। क्या था? कर्क द्वितीय। इसकी हत्या कौन कर दिया था? तैलप द्वितीय ने वही तैलप द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दिया और इसके कर दिया और राष्ट्रकूट साम्राज्य को अवशेष को खत्म करके कल्याणी के चालुक्य शाखा का स्थापना कर दिया। किसको? कल्याणी के चालुक्य शाखा का स्थापना कर दिया। ठीक ना? अब देखिए हम सब लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए एक राष्ट्रकूट के काल में त्रिरत्न एक था, मतलब कि कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न था। जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था ना, बौद्ध धर्म संघ, इसमें भी त्रिरत्न था। कन्नड़ भाषा का 3 रत्न था। क्या था? पन्न पोन रन। हाँ, पन्न पोन रन। इस तरह इस तरह से याद है। हाँ, ठीक है। पंपा पन्ना रन, पन्न पोन रन, इसको इस तरह भी बोला जाता है। पन्न पोन रन। राष्ट्रकूट का त्रिरत्न पन्न पोन रन। ये त्रिरत्न क्या था? कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल का मतलब नहीं। कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल तो करा ही जाता है, लेकिन पूछेगा कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न जो रहता था राष्ट्रकूट में उसका नाम क्या? पन्न पोन रन। इसका जो ये जो था कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता था। ठीक है। कृष्ण तृतीय के दरबार में।
अच्छा ठीक है, राष्ट्रकूट अब खत्म हो गया। अब हम सब लोग हैं चोल वंश के बारे में। ये छोटा छोटा साम्राज्य सब है, हम सब लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद एंशियन हिस्ट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, चोल वंश के बारे में जाते हैं। ठीक ना, चोल वंश जो है पूर्व मध्यकाल या 8वीं शताब्दी में चोल वंश का स्थापना किसने किया था? विजयालय के द्वारा। कौन? विजयालय के द्वारा। विजयालय के द्वारा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। इसकी राजधानी तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर। अच्छा, चोल वंश का स्थापना पल्लव वंश के अवशेष पर किया गया था। ठीक है जी। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। विद्यालय नरकेसरी। ठीक है। नरसिंह वर्मन कौन उपाधि धारण किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वातापी कौन? हाँ, विजयालय नरकेसरी मतलब नरकेसरी। ठीक है। अच्छा बताइए, वास्तविक चोल वंश के संस्थापक किसको बोला गया? आदित्य प्रथम को बोला गया। आदित्य प्रथम किसकी हत्या कर दिया था? अपराजित को हत्या किया था। पल्लव वंश के शासक, जिसका अंतिम शासक था अपराजित, हत्या करके पल्लव वंश को जो चोल वंश में मिला दिया था, तो यही था। वास्तविक संस्थापक कौन था? आदित्य प्रथम। किसका? चोल वंश का वास्तविक संस्थापक आदित्य प्रथम। ओके। अच्छा ये बताइए, कोंडराम की उपाधि किसने धारण किया था? आदित्य प्रथम। कोंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम। ये जो किस उपलक्ष्य में हासिल किया था? तो पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित की हत्या करके एवं स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना की थी। मतलब कि ये जो है आदित्य प्रथम जो है पल्लव वंश का जो अंतिम शासक कौन था? अपराजित। उसको हत्या किया और अपना चोल वंश में मिलाया और अपना उपाधि धारण किया। कौन? कोदंडराम। अच्छा, आदित्य प्रथम के बाद अगला प्रमुख शासक कौन बना? परांतक प्रथम। अच्छा ये बताइए, इनके शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन था? मतलब कि राष्ट्रकूट भी मतलब आदित्य प्रथम के शासनकाल में राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय के साथ तक्कोलम का युद्ध हुआ। कृष्ण तृतीय के साथ तक्कोलम का युद्ध होता है, जिसमें प्रांतक वन की पराजय हुई। प्रांतम प्रथम की पराजय हो जाती है। आदित्य प्रथम के बाद अगला शासक जो प्रांतक प्रथम बना था, उसमें जो राष्ट्रकूट का जो था, राष्ट्रकूट फिर अलग हो जाता है। मतलब जैसे आदित्य प्रथम खत्म, राष्ट्रकूट अपना फिर अगला साम्राज्य अलग करता है। उसके बाद कृष्ण तृतीय आता है। कृष्ण तृतीय के साथ प्रांतक मतलब कि तक्कोलम का युद्ध होता है और तक्कोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम की पराजय हो जाती है और कृष्ण तृतीय जीत जाता है। ठीक, चलिए। प्रांतक प्रथम ने पांड्य वंश की राजधानी कहाँ? अच्छा, मुदेर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर उसने मदुरई क्या उपाधि है? मदुरई कोंड की उपाधि। मदुरई कोंड ये पूछता है। मदुरई कोंड उपाधि किसने धारण? प्रांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। प्रांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की स्थापना मतलब उपाधि धारण। अच्छा, प्रांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो कि प्रांतक प्रथम का अभिलेख है। ठीक है, ये बताइए, प्रांतक प्रथम के बाद अगला शासक राजा राज प्रथम। यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। राजा राज प्रथम, राज प्रथम, इसको याद रखिए। पूछेगा राज प्रथम किस वंश का शासक था? तो चोल वंश का शासक। ये भी पूछ देता हम, कितना बार देखें क्वेश्चन। राज प्रथम किस वंश का शासक था? चोल वंश का शासक था। यह चोल वंश का एक पहला महान शासक था, इसलिए पूछता है। चोल वंश का अगर पूछेगा पहला महान शासक यही था, जो कि श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कहाँ किया था? श्रीलंका। पूछेगा श्रीलंका चोल वंश का जो पहला शासक था कौन था? महान शासक राजा प्रथम, जो श्रीलंका पे आक्रमण किया था। वहाँ के शासक महीद पंचम को हरा दिया था। तो पूछता भी है, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला शासक चोल वंश से राजा प्रथम, जिसने कि श्रीलंका को जीत लिया। महीद पंचम को हराकर श्रीलंका को जीत लिया। अच्छा, महीद पंचम को हराकर हमीद पंचम को हराकर वहाँ मतलब श्रीलंका को जीत लिया था। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका विजय के दौरान इन्होंने किस नीति को अपनाया? लॉ रक्त की नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता है ना। लॉ रक्त की नीति को। लॉ एवं रक्त। हाँ। अच्छा, राज प्रथम ने श्रीलंका विजय के अवसर अपनी राजधानी
पोले नुरवा को बनाया एवं मामुंडी चोल को पैदा किया, इसके बारे में पूछता है। मैं इसमें किसके बारे में पूछता है, मामुंडी चोल का उपाधि किसने धारण किया था? मामुंडी चोल हमें राजराज प्रथम किस उपलक्ष्य में मामुंडी चोल की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण किया था? राजराज प्रथम श्रीलंका विजय पर, मतलब श्रीलंका महित पंचम को हराकर और उसने राजराज प्रथम जो है मामुंडी चोल उपाधि धारण किया था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, राजराज प्रथम किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। शैव धर्म को मानते थे। राजराज प्रथम शैव धर्म को मानते। राजराज प्रथम चोल वंश का महान शासक था, ठीक ना। अच्छा इन्होंने कौन तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया? बृहदेश्वर मंदिर। अच्छा ये बताइए, राजराज प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसमें भूमि संरक्षण एवं माप करवाया था, ठीक ना। राजराज प्रथम। अच्छा राजराज प्रथम के बाद दूसरा शासक था, पहला शासक था जिसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। नहीं चोल वंश का दूसरा शासक था, संशोधन करवाया। हाँ दूसरा था। अच्छा ठीक है, सॉरी। चोल वंश का दूसरा शासक था राजराज प्रथम, जो कि भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, राजराज प्रथम के बाद कौन शासक बना? राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम बना, जो कि चोल वंश का सबसे महान शासक था, ठीक ना। राजेंद्र प्रथम अपने विशाल नौसेना पर श्रीलंका मालदीव के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया देश पर भी अधिकार कर लिया। देखिए राजराज प्रथम भी श्रीलंका विजय किया था और इसके बाद राजेंद्र प्रथम भी श्रीलंका पर भी किया, मालदीव पर भी किया और दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी अधिकार कर लिया। तो कहाँ किया राजेंद्र प्रथम? कहाँ किया? श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्वी एशिया। और राजेंद्र प्रथम भी श्रीलंका को पराजित करके महित पंचम को हराया था। और कौन उपाधि धारण किया था? महित पंचम हरा के मामुंडी चोल की उपाधि धारण, ठीक ना। मामुंडी चोल। अच्छा ये बताइए, गांगे कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? गांगे कोंड की उपाधि धारण राजेंद्र प्रथम ने। ये जो उपाधि है ना, ये पूछता है, उपाधि सबसे ज्यादा ही पूछता है इसमें। गांगे कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? गांगे कोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम। क्यों उपाधि धारण किया था? इन्होंने बंगाल पर विजय किया और वहाँ गंगा तक वहाँ जीत लिया था, इसलिए वहाँ गंगा को जीतकर इसलिए उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण किया था। कौन? गंगई कोंड इसको गंगा के विजेता इसको बोला था, गंगा के विजेता। गंगई कोंड उपाधि किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ये बताइए, चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण किया था, कौन किया था बताइए? यही किया था राजेंद्र प्रथम। देखिए क्या किया, इसका कहानी क्या है। जैसे कि बंगाल में जब बंगाल को गया जीतने के लिए, तो बंगाल में गंगा तक इसने जीत लिया और गंगा से एक मतलब कि थोड़ा सा पानी वहाँ से लेते आया अपना चोल में और अपना तालाब में उस पानी को डाल दिया और उस तालाब में डाल दिया उस अपना पानी को और उस तालाब का नाम रख दिया चोल गंगम। हाँ, वो पानी लाया गंगा से, कहाँ से? बंगाल से। और अपना यहाँ चोल वंश में चोल के पास जो आसपास था तालाब, उसमें डाल के उसको बोल दिया चोल गंगम है ये। और इसे कौन उपाधि धारण किया था? गंगई कोंड, ठीक ना। अच्छा, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्य दूत मंडल चीन भेजा था, ठीक ना। अच्छा, इस वंश का अंतिम शासक बताइए। राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय। हाँ, जिसकी मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य पर पौंड्य शासक के द्वारा अधिकार कर लिया गया, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, जिसका प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख से, ठीक है। चोल वंश का शासक किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। ये बताइए, कोलंतुक प्रथम को ही सुंगमित्र वर्तक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला, मतलब टैक्स को हटाने वाला शासक। अच्छा ये बताइए, चोल वंश के समकालीन कौन थे? मतलब कि आचार्य के नाम बोलिए। रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, जो कि ये मत दिया था। रामानुजाचार्य जो था चोल वंश का समकालीन था और ये कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था, ठीक ना। रामानुजाचार्य दिया था। ये बताइए, चोल काल में मूर्ति पूजा एवं वैदिक कर्मकांड का भी प्रचलन रहा है। इस काल में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में कई नई द्रविड़ शैली का विकास हुआ, ठीक ना। अच्छा, विमानन शैली का विस्तार किसने किया था? विमानन शैली का राजेंद्र प्रथम। कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। हाँ, विमानन शैली का विस्तार राजराज प्रथम। कौन किया था? राजराज प्रथम। विमानन शैली का
विकास किया। विमानन शैली का विकास किसने किया था? राज। इसमें जितना भी नाम है ना जैसे जैसे, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी गड़बड़ा जाता है। अच्छा ये बताइए, कोलांतुक प्रथम एक मतलब कि कौन धर्म को मानने वाला था? कट्टर शैव धर्म को मानने वाला था। इन्होंने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंद राज की मृत्यु को मंदिर हटवाकर, गोविंद राज मृत्यु के मंदिर को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। गोविंद राज जो है ना, मतलब वही गोविंद राज विष्णु का ही मंदिर था, हटवाकर उसमें कौन फेंकवा दिया था? समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि वह शैव धर्म का कट्टर था, समर्थक, तो इसने विष्णु को मंदिर को हटवा दिया, जिसमें रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवा कर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। यह बहुत तिरुपति मंदिर बहुत ही मतलब कि हिस्टोरिकल मंदिर है, ठीक है। तो तिरुपति मंदिर को कौन स्थापित करवाया था? रामानुजाचार्य। तो इस तरह से देखिए हम सब लोग राजपूत वंश, चोल वंश पढ़ लिए। अब कुछ राजपूत काल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूर्व मध्य काल का जो राजपूत काल था, इससे गुर्जर या प्रतिहार वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, सेन वंश हुआ, बंगाल का पाल वंश हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। चलिए, तो गुर्जर या प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। प्रतिहार वंश का पहला ऐतिहासिक शासक कौन था? हरिश्चंद्र था, ठीक है। अच्छा, किंतु इस वंश का मतलब कि वास्तविक संस्थापक किसको बोला? नागभट्ट प्रथम को माना गया। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को। प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक शासक हरिश्चंद्र को, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नागभट्ट प्रथम था इसका ये। अच्छा, इन्हीं के काल में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार शासक के पाल शासक एवं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा होता? वत्सराज। अच्छा, इस संघर्ष में सर्वाधिक क्षति किसको हुआ था? प्रतिहार शासकों को हुआ था। प्रतिहार शासक को हुआ था, ठीक ना। अच्छा, प्रतिहार वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन था? मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज था। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मिहिर भोज के पश्चात इस वंश का महत्वपूर्ण शासक महेंद्रपाल। कौन था? महेंद्रपाल। इनके दरबार में एक बहुत अच्छा विद्वान रहते थे, राजशेखर नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा की रचना किया था। काव्य मीमांसा की रचना किसने किया था? राजशेखर नामक विद्वान ने किया था, ठीक है। अच्छा, इस वंश के शासक महिपाल के दरबार में बगदाद निवासी कौन आया था? अल-मसूदी आया था। किसके दरबार में आया था? महिपाल के दरबार में। महेंद्रपाल के दरबार में कौन आया था? अल-मसूदी आया था, ठीक है। जिन्होंने प्रतिहार वंश की काफी प्रशंसा की। हाँ। अच्छा, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक बताइए। यशपाल। तो थोड़ा सा देखिए, प्रतिहार वंश को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक शासक हरिश्चंद्र प्रथम। इसका वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। ये त्रिपक्ष संघर्ष में सबसे ज्यादा क्षति किसको? प्रतिहार को। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत करने वाला कौन था? वत्सराज करने वाला था। ये बताइए, मिहिर भोज जो था किसके दरबार में था? मिहिर भोज किसके दरबार में था? मिहिर भोज इसकी क्या नाम है अभी बताया था जी? अच्छा, मैं ठीक सॉरी, मिहिर भोज के बाद कौन आया था बताइए? मिहिर भोज के बाद कौन आया था? महेंद्रपाल, जिसका दरबार में राजशेखर नामक विद्वान रहता था, जो कि क्या लिखा था? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। कौन लिखा था? राजशेखर। ये राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल के दरबार में, ठीक है। प्रतिहार वंश के सबसे प्रमुख शासक मिहिर भोज। उसके बाद महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर ने कवि मीमांसा कर्पूरी मंजरी, ठीक है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। दिमाग कुछ बैठ? यशपाल, ठीक है। अब बताइए, चौहान वंश का शासक प्रतिहार शासक का सामंत था, ठीक ना। अच्छा, इस वंश का स्थापना किसने किया था? चौहान वंश का स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया। वासुदेव के द्वारा। चौहान शासकों ने अपना केंद्र बिंदु किसको बनाया? अजमेर को बनाया, ठीक है। राजस्थान का अजमेर। हाँ, तब। अच्छा ये बताइए, चौहान वंश जो था पृथ्वीराज चौहान था, इसका प्रमुख शासक था, महान एवं अंतिम शासक था, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, कोई पृथ्वीराज तृतीय बोला था। अच्छा, इसी के काल में
1191 में क्या कौन युद्ध हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। हाँ, और पृथ्वीराज चौहान का जीत, विजय हो गया। फिर इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें क्या होता है? वो इसमें गौरी की जीत होती है और इसकी हार होती है, पृथ्वीराज की हार हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय राज पिथौरा के भी नाम से। अच्छा, राज पिथौरा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना? ठीक है। अच्छा ये बताइए, और इसमें कुछ नहीं। पृथ्वीराज चौहान रणथंभौर में स्थित एक जैन मंदिर के शीर्ष का भी निर्माण करवाया था, ठीक ना? अच्छा, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक अन्य विद्वान जयनायक भी रहते थे, जिसने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक रचना किया। पूछेगा, पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? जयानक, ठीक है। जयानक पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहता था, मतलब पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। पृथ्वीराज चौहान से बस इतना ही काफी है। उसके बाद चंदेल वंश, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। बुंदेलखंड का चंदेल वंश, ठीक ना? इसका स्थापना किसने किया था? नन्नुक नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक ना? इस वंश का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के खजुराहो के आसपास है। इस वंश के शासक का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? मोहवा थी, जिसके बाद धनदेव ने मोहवा से स्थानांतरित करके खजुराहो को बनाया। ये बताइए, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक बताइए। यशोवर्मन। क्या है? यशोवर्मन किस वंश का? चंदेल वंश। यशोवर्मन किस वंश का महत्वपूर्ण शासक है? चंदेल वंश का। इसने खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण किया, उस मंदिर का नाम बताइए। यशोवर्मन में खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण किया, उस मंदिर नहीं, चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन में काफी कंफ्यूजन होगा, क्या है कि सब एक ही तरह का। यशोवर्मन चंदेल वंश का शासक था, जो कि महान शासक था। इसने खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर को कंदरिया मंदिर या बैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ धाम के नाम से कौन जाना जाता है? चतुर्भुज विष्णु मंदिर। और इसकी रचना किसने मतलब बनवाया? यशोवर्मन ने बनवाया था। यशोवर्मन किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का शासक था। चंदेल वंश का स्थापना किसने किया था? नन्नुक ने किया था। इतना याद हो गया? इसकी राजधानी खजुराहो। अच्छा ये बताइए, इस वंश का अंतिम शासक बताइए, मतलब चंदेल वंश का अंतिम शासक परमारी देव था, जिसे चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। ठीक है। अच्छा, परमारी देव के दो प्रमुख सेनापति थे, अल्लाह एवं उदल, युद्ध करते हुए मारे गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चंदेल क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, ठीक ना? चंदेल क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब जो चालुक्य वंश पर थे, गुजरात का चालुक्य वंश, ठीक ना, जो कि सोलंकी या का चालुक्य वंश, सोलंकी वंश भी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूल राज प्रथम, ठीक ना। अच्छा, इसी वंश का शासक भीम प्रथम के काल में महमूद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ, अब क्वेश्चन पूछेगा कि हम बता दिए इसका पूरा, उसके बाद पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सोमनाथ जो मंदिर में जो आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? सोमनाथ मंदिर पर किसके? मोहम्मद गजनबी के द्वारा। किसके कार्यकाल में? भीम प्रथम के काल में। भीम प्रथम का कहाँ का शासक? चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक था भीम प्रथम, ठीक है। अच्छा, इस वंश के शासक भीम प्रथम का सामंत विमल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बताइए, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीम प्रथम का सामंत विमल ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल के द्वारा जैन मंदिर का, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया माउंट आबू पर। कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत पर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मोहम्मद गौरी ने इस वंश का शासक मूलराज द्वितीय के शासन काल में, जो कि भीम द्वितीय था, मूलराज द्वितीय जो था ना, वो भीम द्वितीय था जी, उसको भीम द्वितीय के नाम से जाना। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी, जो भारत क्षेत्र में गौरी की प्रथम पराजय थी जी, ठीक ना। गौरी की प्रथम पराजय कब हुई थी? 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय के द्वारा जी।
इस तरह से हमारा चालुक्य वंश खत्म हो जाता है। अब कुछ बंगाल का वंश पढ़ लेते हैं, ठीक ना, जैसे कि पाल वंश, सेन वंश, इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जी, बंगाल का पाल वंश। अच्छा, पाल वंश के संस्थापक बताइए। गोपाल थे। इन्होंने बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय की मतलब स्थापना की, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? इसमें देखिए बुद्ध की महायान शाखा की पढ़ाई होती थी, बुद्ध की महायान शाखा। बंगाल वंश का संस्थापक पाल वंश का संस्थापक बताइए, आप लोग भी बताइए। पाल वंश का गोपाल थे। और इसने गोपाल ने ही बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए। अदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसमें किस चीज़? बुद्ध की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई होती है। अच्छा ये बताइए, भागलपुर में जो है ये बताइए कौन विश्वविद्यालय है? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वो कल वाले के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसलिए हमको हंसी आ गया, ठीक ना। चलिए, ये भाई बता रहे थे भागलपुर जो है ना मध्य प्रदेश में। माफ करना दोस्त, याद नहीं था यार। भागलपुर इसमें कौन बता, बोलिए कौन इसमें कौन बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? धर्मपाल पाल वंश का शासक था एक धर्मपाल, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, और यहाँ ब्रजयान की शाखा की पढ़ाई होती थी, और जो कि उदंतपुरी में हीनयान की शाखा की पढ़ाई होती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने करवाया था, गोपाल वंश का संस्थापक। अच्छा, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया था पहला शासक पाल वंश का, वो कौन था? पाल वंश का पहला शासक धर्मपाल। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ना, देखिए राष्ट्रकूट में ध्रुव लिया था, और पाल वंश में धर्मपाल लिया था। ठीक है। अच्छा, सुलेमान जो भारत आया था, किसके काल में आया था? सुलेमान भारत किसके काल में आया? एक अरब यात्री था सुलेमान, जो कि भारत आया था, पाल वंश में ही आया। तो किसके शासन में आया था बताइए? किसके शासन? धर्मपाल के शासन काल में सुलेमान, जो कि अरब यात्री था, वो भारत आता है। सुलेमान एक अरब यात्री भारत आता है, जो कि धर्मपाल के काल में, जो कि धर्मपाल पाल वंश का शासक था। धर्मपाल ने संस्थापक, हाँ, मतलब धर्मपाल संस्थापक नहीं था, गोपाल संस्थापक था, ठीक ना। धर्मपाल जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, जो कि भागलपुर में। उन्हीं के कार्यकाल में कौन आया था? सुलेमान आया था, अरबी यात्री, ठीक है। अच्छा ये बताइए, धर्मपाल के बाद इस वंश का अगला प्रमुख शासक कौन था? इसका अगला प्रमुख शासक राजेंद्र महिपाल, जो कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला गया। क्या बोला गया? पाल वंश का। अगर पूछेगा पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल जी, ठीक है। ये बताइए, महिपाल के काल में दक्षिण भारतीय चोल वंश का शासक किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? राजेंद्र प्रथम, और जो कि गंगईकोंड की उपाधि धारण किया, गंगा को जीतने वाला। महिपाल के काल में कौन क्या था? राजेंद्र चोल वंश का, जो किसको हरा दिया था। अच्छा, महिपाल ने आतिश दीपंकर के नेतृत्व में कौन धर्म को अपनाया था? अच्छा नहीं, नेतृत्व में एक बौद्ध दल तिब्बत भेजा था। किसके नेतृत्व में बौद्ध दल तिब्बत भेजा था? आतिश दीपंकर के नेतृत्व में। और लगभग 11वीं शताब्दी आता है, पाल वंश का समाप्त हो गया, और इसी पर सेन वंश का स्थापना होता है। पाल वंश की जगह ही सेन वंश का स्थापना होता है, और सेन वंश का संस्थापक विजय सेन था। सामंत सेन क्या था? महत्वपूर्ण शासक विजय सेन था। इसका संस्था अगर पूछेगा, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, और महत्वपूर्ण संस्थापक विजय सेन, महत्वपूर्ण शासक विजय सेन, जिसके दरबार में कवि रहता था, धोई रहते थे। इसके दरबार में, विजय सेन के दरबार में कौन कवि रहते थे? धोई, जिन्होंने देवपारा अभिलेख लिखा था, ठीक ना। देवपारा अभिलेख। हाँ, इस अभिलेख में कहा गया कि विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, विजय सेन के पश्चात अगला महत्वपूर्ण शासक बल्लाल सेना बना, जो एक विद्वान शासक था, ठीक है। बल्लाल सेन बना, जो कि एक विद्वान शासक, ठीक ना। इसमें देखिए, सेन वंश में बहुत सारा विद्वान शासक हुआ है। इसमें बहुत देखिए, जैसे कि इसके बाद बल्लाल सेन के बाद कौन बना? लक्ष्मण सेन बना। लक्ष्मण सेन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके दरबार में एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि जो कि गीत गोविंद का रचना किया, वो रहते थे। बताइए कौन है? लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद की रचना कौन किया था? गीत गोविंद, हाँ,
गीत गोविंद की रचना कौन किया था? जयदेव। जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन किस वंश के शासक थे? लक्ष्मण सेन किस वंश के? सेन वंश के शासक थे। इसी के दरबार में जयदेव रहते थे। बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। हाँ, लक्ष्मण सेन, जिसको गीत गोविंद की रचना किया था। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में कौन रहता था? हलायुद्ध नामक विद्वान। जिन्होंने भाषा विज्ञान की रचना की। हलायुद्ध जो है किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन का। और इसने किसकी रचना की थी? भाषा विज्ञान की रचना की थी। ठीक ना? अच्छा, लक्ष्मण सेन के काल में ही तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने सेन वंश की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद सेन वंश थोड़ा सा ये खत्म हो गया और उसके बाद मालवा के परवार वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए इस वंश का स्थापना उपेंद्र नामक व्यक्ति। अच्छा, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बसाया था? उज्जैन। ये बताइए वाकपति मंजू ने के धारा में एक तालाब का निर्माण कराया जिसे मंजू सागर तालाब नाम दिया गया। मंजू सागर तालाब। ये बताइए परवार वंश का शासक वाकपति मंजू के दरबार में कौन विद्वान रहता था? कविराज। हाँ, नहीं, पद्मगुप्त एवं धनंजय। परमार वंश का शासक शाक्यपति मंजू के दरबार में पद्मगुप्त एवं धनंजय रहता था, विद्वान था। पद्मगुप्त ने नव साहसांग चरित्र एवं धनंजय ने देश रूपक नामक पुस्तक की रचना किया था। ठीक, 10 रूपक नामक पुस्तक की रचना किया। अच्छा, इस वंश के शासक भोज एक विद्वान शासक था। पूछे भोज के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये कहाँ का शासक है? भोज मालवा के परवार वंश। भोज कहाँ का शासक है? मालवा के परवार वंश। अच्छा, इसने कविराज की पैदाइश किया था। भोज कविराज की पैदाइश किया था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कई पुस्तक की रचना किया। कुछ पुस्तक का नाम बताइए। श्रृंगार मंजरी, सरस्वती काठमंभरम, सम्रांग सूत्र, कृतकल्पत्रु। देखिए, भोज का जो इस अपना आपको कविराज को पैदाइश किया वो वास्तव में कवि था जिसने की बहुत सारे किताब को लिखा। कल्प सूत्र नहीं, कृतकल्पत्रु। एक है कृतकल्पत्रु, श्रृंगार मंजरी। इसको याद रखिए। भोज का पहला याद रखिए, कृतकल्पत्रु। उसके बाद श्रृंगार मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांग सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, कृतकल्पत्रु। किसने लिखा है? भोज किस वंश का शासक है? परमार वंश का शासक। अच्छा, राजा भोज ने धारा में एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया। यहीं पर भोजपुर नामक एक नगर शहर को बसाया। ठीक है। तो देखिए, सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज का अपने आप को कविराज कहता था। इसके एक दो मतलब की रचना का नाम बताइए। कृतकल्पत्रु, श्रृंगार मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, सम्रांग सूत्र। और इसमें सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज। और इसी जगह पे एक भोजपुर नामक एक शहर का स्थापना किया। इस तरह से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है। इसके आगे हम सब लोग फिर मध्यकालीन भारत में चलेंगे। कल से मध्यकालीन भारत का डिस्कशन होगा। अगर इसमें आप सब लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप सब लोगों को काफ़ी याद हो जाएगा। अगर 1-2 बार आप सब लोग देख लेते हैं तो काफ़ी याद हो जाएगा। तो आगे हम सब लोग कल मिलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के साथ। ये टॉपिक थोड़ा आप लोगों को बोरिंग सा फील होगा क्योंकि नाम वगैरह अजीब है। बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, याद होगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।